प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा नाम जो खुद राजनीति से दूर रहा, लेकिन उसकी अचानक मौत ने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। 38 साल, फिटनेस फ्रीक, जिम लवर, लग्जरी लाइफस्टाइल और अचानक मौत। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर कहानी में कुछ और ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और आज हम बात करेंगे प्रतीक यादव की मौत से जुड़े उन सवालों की जिन पर इस समय पूरा उत्तर प्रदेश चर्चा कर रहा है। लेकिन शुरुआत में साफ कर दे कि इस वीडियो में बताई जा रही कई बातें मीडिया रिपोर्ट्स, सूत्रों और शुरुआती जानकारी पर आधारित है। अभी तक किसी भी एजेंसी ने किसी साजिश या हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच फिलहाल जारी है और अंतिम सच जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:55 पर प्रतीक यादव को लखनऊ के अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के अनुसार जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और यहीं से शुरू हुई वो चर्चा जिसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया, क्योंकि शुरुआती मेडिकल नोट में एक शब्द सामने आया, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, यानी कि संदिग्ध पॉइजनिंग। बस यही शब्द सोशल मीडिया पर तूफान बन गया। कहीं कहा गया जहर दिया गया, कहीं कहा गया ओवरडोज, तो कहीं इसे सीधे मर्डर मिस्ट्री बताया जाने लगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? वरिष्ठ पत्रकारों और डॉक्टरों की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सस्पेक्टेड पॉइजनिंग मेडिकल टर्म कई परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौत के बाद शरीर में बनने वाले कुछ केमिकल रिएक्शन भी ऐसे संकेत दे सकते हैं जिन्हें शुरुआती स्तर पर पॉइजनिंग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि किसी ने बाहर से जहर दिया हो। इसी वजह से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। और खास बात यह है कि पोस्टमार्टम किसी एक डॉक्टर ने नहीं बल्कि 4 डॉक्टरों की टीम ने किया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक किसी भी तरह की शंका बाकी ना रहे, इसलिए कैमरा लगातार चालू रखा गया। अब यहाँ से मामला और ज्यादा चर्चा में आया। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी सेंट्रल और मजिस्ट्रेट भी प्रतीक यादव के घर पहुंचे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक किसी भी तरह की शंका बाकी ना रहे, इसलिए कैमरा लगातार चालू रखा गया। अब यहाँ से मामला और ज्यादा चर्चा में आया। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी सेंट्रल और मजिस्ट्रेट भी प्रतीक यादव के घर पहुंचे। बताया गया कि उन्होंने कुछ समय घर के भीतर बिताया। इसके बाद ऐसी खबरें सामने आई कि पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, डायरी और कुछ निजी सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर मौत पूरी तरह से सामान्य थी तो फिर इतनी गहन जांच आखिर क्यों की गई? और अगर जांच हो रही है तो क्या कोई शख्स भी मौजूद है, यानी कि कोई शख्स भी मौजूद है? यही सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं उस दावे पर जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों में दावा किया गया कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोटों के निशान थे। हालांकि इस दावे की भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और यही वजह है कि अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर चोटों के निशान थे तो कैसे आए? क्या वे पुरानी चोटें थीं? क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े निशान थे या फिर कुछ और? फिलहाल इसका जवाब सिर्फ जांच एजेंसी और मेडिकल रिपोर्ट्स के पास ही है। अब इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बयान सामने आया है डॉक्टर रुचिता शर्मा की तरफ से। डॉक्टर के अनुसार प्रतीक यादव लंबे समय से उनके मरीज थे और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और सबसे गंभीर बीमारी थी उनको, यानी कि ये समस्या आपको पहले मैं समझा देती हूँ कि आखिर ये समस्या क्या है और ये क्या बीमारी होती है। ये एक बेहद गंभीर मेडिकल स्थिति है जिसमें खून का थक्का शरीर से होकर फेफड़ों की धमनियों में फंस जाता है। इससे फेफड़ों में ब्लॉकेज हो सकता है और दिल की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। डॉक्टरों के अनुसार प्रतीक यादव पहले से ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे थे और उन्हें सांस लेने में परेशानी भी हो रही थी और कुछ समय पहले उन्हें इसी वजह से भर्ती भी कराया गया था। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है।
वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था हालत में? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। मेडिकल हिस्ट्री में गंभीर बीमारी पहले से मौजूद थी, तो क्या मौत की वजह वही बीमारी बनी या फिर कहानी में कुछ और भी है? अब यहाँ एक और बहस शुरू हो चुकी है। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक माने जाते थे। जिम, वर्कआउट, सप्लीमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग सब कुछ उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा था। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ओवर जिम कल्चर शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है? क्या हैवी सप्लीमेंट्स और एक्सट्रीम फिटनेस का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? हालांकि इस केस में अभी ऐसा कोई आधिकारिक मेडिकल लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो चुकी है। अब बात उस एंगल की जिसे लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चाएं शुरू हो रही हैं। कुछ समय पहले प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अर्पणा यादव के रिश्तों को लेकर खबरें सामने आई थी। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुई, लेकिन बाद में बताया गया कि दोनों के बीच अब सब कुछ सामान्य हो गया था। मार्च में दोनों विदेश यात्रा पर भी गए थे, यानी कि परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक रिश्तों में तनाव की खबरें पुरानी और बाद में सब ठीक हो चुका था। फिर भी सोशल मीडिया पर अब पुराने विवादों को जोड़कर नई नई कहानियां बनाई जा रही हैं या फिर बन रही हैं। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव भी बेहद भावुक नजर आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, बहुत अच्छा लड़का था। हमें बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। जब उनसे जांच को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो कानून कहेगा और जो परिवार तय करेगा हम वही मानेंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ है कि परिवार भी चाहता है कि सच पूरी तरीके से सामने आए। अब इस मामले में एक और दावा सामने आया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव के कारोबार से जुड़े कुछ विवाद भी थे। यहाँ तक कहा गया कि बिजनेस में धोखाधड़ी हुई थी, लेकिन इस दावे की भी अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न पुलिस ने कुछ कहा, न परिवार की तरफ से कोई बयान सामने आया है। हालांकि इस तरीके की चर्चाएं चल रही है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ सूत्रों के हवाले से चल रही चर्चा ही माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मौत बीमारी से हुई तो फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? अगर मामला सामान्य था तो फिर पुलिस और प्रशासन इतनी गहराई से जांच आखिर क्यों कर रहे हैं?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मौत बीमारी से हुई तो फिर इतनी चर्चा क्यों? अगर मामला सामान्य था तो फिर पुलिस और प्रशासन इतनी गहराई से जांच क्यों कर रहे हैं? अगर सब साफ है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होने में समय आखिर क्यों लग रहा है? और अगर कुछ संदिग्ध नहीं तो फिर सोशल मीडिया पर इतनी अफवाहें क्यों फैल रही हैं? इन सभी सवालों का जवाब अभी किसी के पास फिलहाल नहीं है। फिलहाल सच क्या है ये सिर्फ जांच एजेंसियां, मेडिकल रिपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेज ही बता पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ आपको हर एंगल से जानकारी देना है, न कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। इसीलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार जरूर करें। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ मेडिकल केस है या फिर जांच में कुछ और बड़ा सामने आ सकता है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े खुलासों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए